हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आई होप पहले का जो 3 वीडियो है वो तुम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा। तो उसमें हम लोगों ने डिफरेंशिएशन, देन इंटीग्रेशन, ये सब चीज के बारे में काफी सारा डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है ना। जो मैंने लास्ट वीडियो दिया था वहां पे एक न्यूमेरिकल पे मैंने एक पावर लिखना मेरे से मिस आउट हो गया, तो उसका जो करेक्शन है मैंने लास्ट वीडियो नंबर 3 उसके कमेंट बॉक्स में दे दिया है, एक बार चेक कर लेना। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ देखो, ये जो साइंस होता है ना, हम लोग का जो ये साइंस है, ये मेनली इसका जो नॉलेज है ना, ओके, जो साइंस का जो नॉलेज है उसका मेनली 2 कैटेगरी में ब्रॉडली डिवाइडेड है ये। ठीक है, पहला कैटेगरी इसका या फिर आ जाता है हम लोग का बायोलॉजिकल साइंसेस, एंड दूसरा आ गया फिजिकल साइंसेस। Okay, so the knowledge of science is mainly falls under 2 broad categories, that is biological sciences and physical sciences. Biological science में हम लोग आ गया botany, zoology, anthropology ये सब, and physical sciences में mainly आ गया physics and chemistry. Okay, now जैसे मैंने तुम लोगों को पहले भी बोला हुआ है, फिजिक्स क्या है? I told you that we can say physics is nothing but the study of nature and the laws that govern the nature, है कि नहीं? तो फिजिक्स जो वर्ड है वो एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, और वो ग्रीक वर्ड का मतलब क्या है? नेचर। ओके, नाउ इन नेचर there are 4 फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल मतलब हो गया 4 बेसिक फोर्सेस। ओके, मेन यही 4 तरह का फोर्स होता है नेचर में। सो इन नेचर देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस। ओके, ये टॉपिक से ना ज्यादातर 1 मार्क 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये याद रखना। ठीक है, सो इन नेचर देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस। ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस क्या होता है? सबसे पहले होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, नाउ दुनिया में कोई भी 2 बॉडीज ले लो, देयर इज सम अमाउंट ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द 2 बॉडीज। कोई भी 2 बॉडी ले लो, यहां पे पकड़ लो एक बॉडी है, यहां पे पकड़ लो एक बॉडी है, ये दोनों बॉडी के बीच में ना एक म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स होगा। म्यूचुअल क्यों? क्योंकि ये भी इसको कुछ फोर्स से खींचेगा, ये भी इसको कुछ फोर्स से खींचेगा। ठीक है, सो ये जो फोर्स है ये क्या है? म्यूचुअल है एंड ये अट्रैक्टिव है। ठीक है, इसी म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, इट एग्जिस्ट बिटवीन एनी 2 बॉडीज इन द यूनिवर्स। कोई भी 2 बॉडी ले लो, और ये किसके वजह से होता है? ये होता है बिकॉज ऑफ द मासेस ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो मास होता है उसकी वजह से ये होता है। ठीक है ना, लेकिन इसमें ये बात याद रखना, ये जो फोर्स है ना ये बहुत वीक है, ये उतना स्ट्रांग फोर्स नहीं है, ये बहुत वीक है इसका नेचर। ठीक है, सेकेंड हम लोग के पास आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ना नाम से मालूम पड़ रहा है। ठीक है, अभी ये सब चीज तुम लोगों को उतना अच्छे से नहीं मिला, जितना हम लोग आगे आगे बढ़ते जाएंगे ये सब चीज मिलता जाएगा। सो इलेक्ट्रो मतलब हो गया इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक। So electromagnetic force is what? It is a combination of electrical force and magnetic force. Okay? Electromagnetic force में mainly 2 चीज आता है, electrostatic force and magnetic force. Okay? Static मतलब क्या होता है? रेस्ट। अगर मैं 2 चार्ज ले लो, पकड़ लो, ये एक चार्ज पार्टिकल है और ये एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, एंड ये दोनों चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, तो ये दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था? अट्रैक्टिव। ये क्या हो सकता है? इट कैन बी आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अगर मैं ये प्लस लू और ये प्लस लू, तो वी नो दैट लाइक चार्जेस विल वर्क रिपेल ईच अदर, तो ये दोनों क्या करेगा? रिपेल करेगा। बट अगर मैं ये माइनस ले लू, सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। unlike charges attract each other. Yes or no? The same goes with magnets.
अगर दो मैग्नेट लोगे उसका लाइक पोल रिपेल करेगा, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करेगा। ओके, नाउ ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, नाउ द थर्ड फोर्स, दैट इज स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, नाउ हम लोग को मालूम है जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है हम लोगों का न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ जोड़ के रखने के लिए जो फोर्स चाहिए वो फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। So what is strong nuclear force? It is the force that binds together the neutron and the proton. Okay? ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। नंबर 4, ओके, नंबर 4 आ गया हम लोगों का वीक न्यूक्लियर फोर्स। नंबर सो वीक न्यूक्लियर फोर्स उन पार्टिकल्स के बीच में होता है जो कि न्यूक्लियर प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, अगर एक न्यूक्लियर प्रोसेस है, उस प्रोसेस में कोई भी एलिमेंट्री मतलब जो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है वो प्रोसेस का, ठीक है, वो पार्टिकल्स के बीच में जो काइंड ऑफ फोर्स होगा या फिर वो पार्टिकल्स के इंटरेक्शन के लिए जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल होगा वो फोर्स को हम लोग क्या बोलता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। नाम देखो न्यूक्लियर, सो ये फोर्स कहां पे मिलता है हम लोग को, जनरली न्यूक्लियर प्रोसेस में। ठीक है, सो ये हो गया हम लोग का मेनली 4 टाइप ऑफ फोर्सेस इन नेचर। ओके, नाउ जो 4 फोर्स होता है, ये 4 फोर्स का स्ट्रेंथ कैसा होता है देखो। तो ये चारों फोर्सेस में सबसे ज्यादा वीक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड फाइनली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सो सबसे ज्यादा वीक कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का स्ट्रेंथ माने 1, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये 10⁻25 टाइम्स ज्यादा है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में 10⁻36 टाइम्स ज्यादा है। और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो इसके कंपेरेटिव में, ग्रेविटेशन के कंपेरेटिव में 10⁻38 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे ज्यादा वीक कौन सा है, ग्रेविटेशनल, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड फाइनली जो सबसे स्ट्रांग है वो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो कभी कभी इसमें से इसका ये स्ट्रेंथ पूछता है, अरेंज करने देता है इन असेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये वाला जो पार्ट है ये अच्छे से याद रखो। ठीक है, ओके। Now let us move on to the next topic. Okay, let us understand what are physical quantities. So physical quantity मतलब वो क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सके, ओके, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट क्वांटिटीज आर कॉल्ड व्हाट, फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, नाउ फिजिकल क्वांटिटीज मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, एंड दूसरा होता है डेराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, ना फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब वो सब क्वांटिटीज जो कि उन लोगों के सिंपलेस्ट फॉर्म में है या फिर जो कि बेसिक क्वांटिटीज है। ये बेसिक क्वांटिटीज को यूज करके जब हम लोग दूसरा एक क्वांटिटी को निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। मैं बात समझा देता हूं, ठीक है।
सिंपल में समझा देता हूं, देख लो एक बार। यहां तक तो हो गया। पकड़ लो, मैं अगर तुमको बोलूंगा मास, किसी चीज का मास, ठीक है, तो ये मास ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको मैं और सिंपल नहीं कर सकता, तो ये क्या होगा, ये फंडामेंटल क्वांटिटी होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं स्पीड, तो स्पीड को डिस्क्राइब करने के लिए, स्पीड को समझने के लिए मुझको दो और क्वांटिटी चाहिए। क्या स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो मैं डायरेक्टली स्पीड को नहीं डिस्क्राइब कर सकता विदाउट द हेल्प ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। तो स्पीड क्या हो गया, डेराइव क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसको मैंने डेराइव किया है विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस एंड टाइम। लेकिन डिस्टेंस ये सिंपल फॉर्म में है, टाइम सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये दोनों क्या होगा, बेसिक क्वांटिटी। ओके, सो दिस क्वांटिटीज आर रिक्वायर्ड इन द चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। नाउ मेजरमेंट मतलब तो हम लोग को मालूम है, जब हम लोग किसी चीज का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, किसी चीज को अगर हम लोगों को उसका अमाउंट को एक्सप्रेस करना हो तो वी नीड मेजरमेंट। बट व्हाट इज द नीड ऑफ यूनिट। अगर मैं तुम लोग को बोलूं 5, तो इट इज जस्ट ए नंबर फॉर यू, और तो कुछ समझ में आएगा नहीं। बट मैं जैसे ही बोलूंगा 5 kg, तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि मैं वेट का बात कर रहा हूं, मास का बात कर रहा हूं। जैसे ही मैं बोलूंगा 5 मीटर, तुम लोग को समझ में आ जाएगा मैं डिस्टेंस का बात कर रहा हूं। जैसे मैं बोलूंगा 5 सेकेंड, तुम लोग को समझ में आ जाएगा मैं टाइम का बात कर रहा हूं। जो हम लोग जब एक यूनिट को यूज करते हैं, वो हम लोग को वो यूनिट क्या करता है, हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी। दैट इज द नीड ऑफ ए यूनिट। यस और नो, दैट इज वन ऑफ द नीड ऑफ ए यूनिट। यस और नो, ओके। सो जैसे कि मैंने बोला, हम लोग के पास कुछ क्या होता है, बेसिक क्वांटिटीज होता है एंड कुछ डेराइव क्वांटिटीज। So there are 7 fundamental और basic quantities। फिजिक्स में 7 fundamental quantities होता है। ओके, ये 7 quantities क्या है, चलो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आ गया मास, ठीक है। तो मास का जब हम लोग यूनिट लिखेंगे, मास का यूनिट क्या होगा, केजी। एंड यूनिट के साथ हम लोग को और एक चीज जानना होगा, डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन मतलब क्या होता है, जब हम लोग किसी चीज को, ठीक है, उसका बेसिक क्वांटिटीज के पावर के हिसाब से उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। समझ में आ जाएगा धीरे धीरे धीरे, ठीक है। तो मास के लिए जो हम लोग डायमेंशन यूज करते हैं, वो हम लोग यूज करते हैं ऐसे, एम। अभी याद रखना, जब भी डायमेंशन लिखना है ना, ब्रैकेट देना है। अगर ब्रैकेट नहीं देके डायमेंशन लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। सेकेंड क्वांटिटी हम लोग का हो गया लेंथ। लेंथ के लिए ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर, और इसका जो डायमेंशन होगा वो हम लोग लिखेंगे एल। फिर आ गया टाइम। टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड, और इसके लिए जो हम लोग डायमेंशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे टी। देन वी हैव इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हो गया एम्पियर, और इसके लिए जो हम लोग लिखेंगे ए, ठीक है। देन वी हैव ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है कैंडेला, जिसको हम लोग लिखते हैं सीडी, ठीक है। और इसका डायमेंशन भी वही होता है सीडी। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट हो गया हम लोग का टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, केल्विन, ओके। और इसके लिए जो हम लोग डायमेंशन देते हैं वो हम लोग देते हैं के। देन लास्ट वी हैव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो हम लोग ऐसा यूनिट लिखते हैं वो हो गया मोल, और इसको हम लोग डायमेंशन में देते हैं MOL, मोल,
Okay, so these are our 7 fundamental quantities, the unit of 7 fundamental quantities and the dimension of 7 fundamental quantities. इसको फटाफट से छाप लो. Okay, so ये हो गया हम लोग का 7 basic fundamental units. Now along with the basic units, we also have 2 supplementary units. ओके ये 7 बेसिक यूनिट्स के साथ हम लोग के पास 2 सप्लीमेंटरी यूनिट्स है ना. सप्लीमेंटरी यूनिट्स, सॉरी नॉट सप्लीमेंटरी यूनिट, सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज है. ये 7 बेसिक क्वांटिटीज के साथ हम लोग के पास 2 सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज है. सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज मतलब क्या होता है? ऐसा क्वांटिटी जिसका यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है. दैट मीन दे आर डायमेंशनलेस. इन लोगों का कोई डायमेंशन नहीं है. ओके, ये क्वांटिटी का कोई डायमेंशन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ना 2 होता है. पहला होता है प्लेन एंगल. प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है? रेडियन. रेडियन, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं RAD. लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनलेस. और दूसरा क्वांटिटी होता है सॉलिड एंगल. इसका ऐसा यूनिट होता है स्टेरेडियन, जिसको हम लोग लिखते हैं SR. ओके, और ये भी डायमेंशनलेस होता है. ओके, सो व्हाट आर द 2 सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. इसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में और अच्छे से समझा दूंगा. ठीक है, जो सॉलिड एंगल क्या होता है, कहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं, मेजर करते हैं. ठीक है, सो याद रखना, these are the 2 physical quantities, okay, that are supplementary physical quantities which are dimensionless. 2 supplementary quantities which are dimensionless. Okay, now अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम लोगों को बोला था स्पीड, है कि नहीं? अभी मैं दूसरा चीज बोलता हूं, पकड़ लो एक्सीलरेशन. तो एक्सीलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. मतलब जैसे स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम. ठीक है, फिर वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मतलब यहां पे नीचे टाइम आएगा तो ये हो जाएगा टाइम स्क्वायर. वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ऑलरेडी टाइम था तो टाइम स्क्वायर. तो देखो एक्सीलरेशन जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, इसको निकालने के लिए मुझको किसका हेल्प लेना पड़ रहा है? डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का. तो ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम क्या? डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ हो गया. ये लेंथ और टाइम क्या है? दे आर फंडामेंटल क्वांटिटीज. तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके जब हम लोग किसी भी दूसरे क्वांटिटी को निकालते हैं, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटी. तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो गया? एक्सीलरेशन हो गया डेराइव्ड क्वांटिटी. ओके, तो ये बेसिक कुछ नॉलेज है. आई होप यहां तक क्लियर है. इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग और कुछ देखेंगे. ठीक है, थैंक यू.